Okay, dear students, friends, I am Dr. Gaurang Barot. I am going to teach you today residential status. Okay, in our previous 2-3 video, we have learned in details rules of residential status, as well as we have also calculated few examples related to residential status. Today we are going to see another example related to residential status. Okay, we are very much aware about that what is residential status. Okay, first of all we have to find out the person is living in India. That means he is resident of India or not resident of India. Okay, non-resident of India, that we have to check first. Okay, then after we have to calculate or check that he is resident. If he is resident, then we go for further step, and the step is that he is ordinary resident or not. Okay, we already know the rules in details, resident rules and ordinary resident rules. Okay, now here one example is given. Let's calculate the example. Mr. Tathya is a foreign citizen. Here in the very first line clearly mentioned that Mr. Tathya is a foreign citizen. वो foreign citizen है, मतलब वो इंडिया का रहने वाला है. From the following information find out his residential status. Okay, उसकी इंफॉर्मेशन दी है कि वो इंडिया में कब आता है और इंडिया से कब जाता है, डेट दी है, और उसके आधार पर हमें चेक करना है कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या बनेगा. वो तो फॉरेन सिटीजन है, फॉरेन में रहता है, पर हाँ पिछले कुछ सालों में वो इंडिया में आया है, तो उसकी डिटेल यहाँ दी है. डिटेल क्या है? डेट ऑफ अराइवल इन इंडिया. इंडिया में वो कब आया है, कौन सी तारीख को आया है और किस तारीख तक रहा था. डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम इंडिया. इंडिया से कब डिपार्चर हुआ था, इंडिया से कब वो चला गया था. क्लियर? तो दोनों चीजें यहाँ पर दी है, डेट ऑफ अराइवल इंडिया एंड डेट ऑफ डिपार्चर ऑफ इंडिया. इंडिया में कब आया था और इंडिया में कब गया था. यहाँ पर देखो डेट ऑफ अराइवल इंडिया क्या है, 20/4/2016. इस तारीख को वो पहली बार इंडिया में आया. डेट ऑफ डिपार्चर फिर बाद में चला कब गया, 1/7/2016 को. 2016 में ही वो इंडिया से चला गया, बराबर है. फिर इंडिया में कब आता है, 1/1/2017. 1/1/2017 को फिर से इंडिया में वो आता है, और फिर से इंडिया में से कब चला जाता है, 30/9/2019 को वो इंडिया से चला जाता है. अब हमें उसका क्या चेक करना है, रेसिडेंशियल स्टेटस, कि वो इंडिया में पहले तो नॉन रेसिडेंट है कि रेसिडेंट है, क्योंकि फॉरेन सिटीजन है, वो नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है, बराबर है. तो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट वो चेक करना पड़ेगा. अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो कोई बात नहीं, अगर रेसिडेंट है तो फिर हमें क्या चेक करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा, बराबर है. तो यहाँ पर हमें डेज नहीं दिए हैं. पिछले जो एग्जांपल देखे थे उसमें हमें दिए थे कि 2015-16 में 300 दिन इंडिया में रहा, 2016-17 में 400 दिन रहा, 300 दिन रहा, 2017-18 में 300 दिन रहा. वैसे दिन दे दिए थे कि कितने दिन वो इंडिया में रहा. तो यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि वो कितने डेज इंडिया में स्टे किया है उसने. क्लियर? उसके आधार पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो यहाँ उसका स्टे दिया है, तो पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि इंडिया में वो हर साल कितने दिन रहा. अब हमारा यहाँ जो साल लेना है वो हमें ध्यान में रखना है कि हमारा साल कौन सा होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और खत्म कब होता है, 31 मार्च को. तो पहले डेज कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में हमें ये कंडीशन चेक करने में आसानी रहेगी, बराबर. हर साल वो कितने दिन था, वो एग्जैक्ट डेज हमारे पास है नहीं. अगर एग्जैक्ट डेज पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें ये कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी रहेगी. तो पहले यहाँ वो 2016 में आता है. 2016 बराबर कब आता है, अप्रैल में आता है. तो हम जानते हैं कि 16-17 का अप्रैल का ईयर, जो 16-17 का जो साल है वो साल कब चालू होता है, अप्रैल से ही स्टार्ट होता है. हमारा कैलकुलेशन बाय डिफॉल्ट कब से चालू होगा, अप्रैल 16 से ही स्टार्ट होगा. ओके, तो हम फर्स्ट यहाँ कैलकुलेशन करते हैं प्रीवियस ईयर 2016 एंड 17. 2016-17 का उसका डेट कितना है वो इंडिया में हम कैलकुलेट करेंगे कि इंडिया में वो 2016-17 में कितने दिन रहा. कब आता है, 20/4/2016, बराबर है. तो इंडिया में कब आता है, फर्स्ट वो अप्रैल में आता है. अप्रैल में आता है, कब आता है, 20/4/2016. तो इंडिया में अप्रैल में वो कितने दिन था, अप्रैल में आता है 20/4/2016 को. तो अप्रैल में कितने दिन था यहाँ लिखना है. फिर उसके बाद अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है, मई. तो मई के दिन लिखने हैं. फिर जून, जून में कितने दिन था वो लिखना है. फिर उसके बाद आता है जुलाई, बराबर. जुलाई में कितने दिन था वो लिखना है. 1 जुलाई को इंडिया छोड़ देता है. यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जिस दिन इंडिया में आता है वो दिन भी इंडिया में गिनना है, और जिस दिन इंडिया से जाता है वो दिन भी हमें क्या करना है, इंडिया में गिनना है. दोनों दिन हमारे इंडिया में हमें काउंट करने हैं, बराबर है. तो सबसे पहले आता है वो कब आता है, 20/4 को आता है, बराबर है.
तो 20/4 को आता है, तो 20/4 अप्रैल में कितने दिन रहा होगा, 20 तारीख को आया, तो 20 तारीख भी गिननी है। और अप्रैल में कितने दिन होते हैं महीने के, 30 या 31, वो हमें ढूंढना पड़ता है। फरवरी होता है तो उसमें कितने दिन होते हैं, 28। अगर लीप ईयर है तो कितने दिन होते हैं, 29 दिन। ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो अप्रैल में कितने दिन आते हैं, 31 दिन। पर वो आया कब था, 20 तारीख को। तो 20 तारीख से हमें काउंट करना पड़ेगा, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। कितने दिन रहा वो इंडिया में, 11 दिन। जैसे छोटे बच्चे नर्सरी में कैलकुलेट करते हैं वैसे ही सिंपली कैलकुलेट कर देना है, हमें कोई गलती ना हो इसलिए 20 तारीख भी ले लेनी है। अप्रैल में 30 दिन आते हैं तो 30 तारीख भी ले लेनी है। तो 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक अप्रैल की कितने दिन रहा हुआ, अप्रैल में 11 दिन इंडिया में रहा। फिर मई महीना में पूरे दिन इंडिया ही रहा होगा। चलो एक चीज और बताता हूँ कि अगर महीने के दिन हमें 30 या 31 याद ना रहे तो कैसे रखेंगे। तो हम बचपन में स्कूल में सीखे थे वैसे याद रख सकते हो। ऐसे ये हफ्ते से काउंट करना है। यहाँ जो है इसको जनवरी मानना है, जनवरी, फिर आगे फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ये जो जनवरी है उसको 31 दिन मानना है, बराबर है। यहाँ पर फिर आगे खड्डा आएगा, जो खड्डा आया तो वो फरवरी, फिर मार्च 31, फिर अप्रैल 30, फिर मई, बराबर है 31, जून 30, जुलाई 31, फिर यहाँ से अगस्त आएगा। फिर से स्टार्ट करो। तो याद रखना जुलाई में भी 31 दिन आते हैं, अगस्त में भी 31 दिन आते हैं, दोनों में 31 दिन आते हैं। तो यहाँ पर आपने जुलाई एंड किया, फिर अगस्त में भी 31 दिन आएंगे। सितंबर में कितने आएंगे, 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में कितने आएंगे, 31। सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है आपको, वो है फरवरी महीना। क्यों, क्योंकि फरवरी महीने में 28 दिन आते हैं। और जब लीप ईयर होता है तो लीप ईयर में कितने दिन आते हैं, 29 दिन। लीप ईयर मतलब क्या, 4 साल में एक साल ऐसा आता है जब फरवरी के दिन कितने होते हैं, 29 होते हैं। तो ये चीज आपको भूलनी नहीं है। 2020 का साल है वो लीप ईयर है, उसमें से 4 लेस करो तो 2016 का साल लीप ईयर है, उसमें से 4 लेस करो तो 2012 का साल लीप ईयर है, उसमें से 4 लेस करो तो 2008 का साल भी क्या था, लीप ईयर था। तो ऐसे आपको याद रहेगा। ये भी हमारा प्रेजेंट ईयर है 2020, तो वो लीप ईयर है। तो उसमें से 4 लेस करते जाओगे तो आपको लीप ईयर याद रहेगा। क्लियर। अब डेज कैलकुलेट करते हैं। मई के कितने दिन आएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई बराबर, मई है यहाँ टो है तो यहाँ कितना आएगा, 31 डेज, 31 दिन। चलो जून, उसके बाद क्या आया, खड्डा आया, तो जून में कितने दिन होंगे, 30। जुलाई में कब है, एक साथ 16 को इंडिया छोड़ के चला जाता है, मतलब जुलाई में भी वो एक दिन इंडिया में रहता है। 1 day he stayed in India in the month of July. Okay, now 2016-17 का ये हमें मिल गया कि 2016 में चला जाता है, बाद में सीधा कब आता है, 2017 में आता है। कब आता है, 2017 में, बराबर है। तो 2017 में कब आता है, 1/1/2017 को। तो 1/1/17 भी हमें लेना पड़ेगा, बराबर है। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा साल कब चालू होता है, यहाँ पर ये 2016 का 17 का साल कब चालू होता है, अप्रैल से स्टार्ट होता है, अप्रैल 16 से। और खत्म कब होता है, मार्च 17 को खत्म होता है। तो अभी भी मार्च में तो चला गया, मार्च में तो है ही नहीं, एक साथ 16 को छोड़ के चला गया, पर एक साथ 17 को क्या होता है, फिर से इंडिया में आता है। तो वो इसी साल में फिर से इंडिया में आता है, तो वो जुलाई, बराबर। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतने महीने वो इंडिया में नहीं था। क्लियर। बाद में कब आया, 1/1/17 को आया इंडिया में, 1/1/17 को आया, तो फिर 1 तारीख को ही इंडिया में आ गए। जनवरी के कितने दिन होंगे, यहाँ जनवरी लिखना पड़ेगा, जनवरी 17, बराबर है। ये सारे 16 थे, 16 जनवरी 17 में कितने दिन रहा होगा इंडिया में, 31 डेज। ओके, जनवरी 17 के 31 दिन ले लो। फिर फरवरी आएगा, फरवरी 17, उसके कितने दिन आएंगे, फरवरी में 28 दिन होते हैं, लीप ईयर है नहीं तो 28 दिन फिर यहाँ आएंगे। ओके, उसके बाद कौन सा, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, मार्च 17, उसके कितने आएंगे, बराबर। ये जनवरी पहला, फिर फरवरी, फिर मार्च मतलब 31 डेज। क्लियर। तो ये उसका एक साल का रिकॉर्ड हुआ कि वो 16, वो कब आया, अप्रैल, 20 अप्रैल को आया, 30 अप्रैल, बराबर। 20 अप्रैल 16 को आया, तो अप्रैल में 11 दिन रहा, मई में 31, जून में 30, फिर
जुलाई को वो इंडिया छोड़ देता है, तो एक ही दिन रहा। फिर इंडिया में कब आता है? 1 जनवरी को आता है। तो फिर 1 जनवरी को इंडिया में आता है, तो जनवरी के कितने दिन रहेगा? 31, 28 और 31, बराबर है। तो 16-17 का जो प्रीवियस ईयर होगा उसमें वो इंडिया में कितने दिन रहेगा, इसका हमें टोटल करना है। वन 163 डेज वो इंडिया में स्टे होगा। इस साल में इंडिया में कितने दिन होगा? 163 डेज। क्लियर? अब ये तो एक साल का हुआ। कौन से साल का हुआ? 2016-17 का, बराबर। 2016-17 कब चालू होता है? अप्रैल 16 से लेकर मार्च 17। क्लियर? चलो अब ये एक साल की गिनती हुई। अभी हमें तो 2019 तक गिनती करनी है। दूसरा साल ले लेते हैं। उसके बाद दूसरा साल कौन सा आएगा? प्रीवियस ईयर 2017-18, बराबर। ये चालू कब होगा? ये ईयर चालू कब होगा? अप्रैल 17 को चालू होगा और कब तक चलेगा? मार्च 18 तक चलेगा ये साल, बराबर है। चलो अब वो 1/1/17 को इंडिया में आया तो कब तक रहता है? 30/9/2019 तक वो इंडिया में रहता है। मतलब 17 में भी पूरा इंडिया में है, 18 में भी इंडिया में है और 19 में भी इंडिया में है। तो ये जो हमारा टाइम पीरियड है अप्रैल 17 से लेकर मार्च 18 तक, अप्रैल 17 से लेकर मार्च 18 तक, वो पूरा का पूरा साल इंडिया में ही होगा। पूरा साल इंडिया में था, होल ईयर। तो पूरे साल के कितने दिन होते हैं? वो तो हमें मुंह जुबानी याद होते हैं। पूरे साल के 12 महीने, सबका टोटल करो 31, 30, 31, 30, सबका टोटल करो तो भी पूरे साल का टोटल कितना आता है? 365 डेज। मतलब ये पूरा साल वो इंडिया में ही था। मिस्टर सबके जो फॉरेन सिटीजन है वो पूरा साल इंडिया में ही रहा। तो इंडिया में कितने दिन रहा होगा? 365 दिन वो रहा होगा। कौन से साल में? 17-18 में। क्लियर? चलो अब 18-19 का कैलकुलेशन करते हैं। प्रीवियस ईयर 2018-19। चलो ये ईयर कब स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है? बराबर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 18 को। कब तक चलता है? 31 मार्च 2019 तक चलता है। चलो अब 2019 31 मार्च 2019 तक चलता है। वो कब तक इंडिया में रहा है? 30/9/2019 तक इंडिया में रहा है। मतलब ये पूरा साल 1 अप्रैल 18 से लेकर 31 मार्च 19 तक भी वो इंडिया में था। मतलब पूरा साल इंडिया में था। तो इस साल के भी कितने दिन वो इंडिया में रहा होगा? 365 दिन वो इंडिया में रहा होगा, बराबर है। ये साल भी इंडिया में कितने दिन रहा होगा? 365 दिन इंडिया में रहा होगा। क्लियर? अब उसके बाद का 19-20 का करते हैं। हमेशा याद रखो, मैंने पहले भी कहा था कि हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2019-20। कोई भी एग्जांपल पूरा साल हम लेंगे सेमेस्टर 3rd और 4 में, तो हमारा बाय डिफॉल्ट प्रीवियस ईयर कौन सा बनता है? पहले वाला साल। अभी चल रहा है कौन सा साल? 2021 का साल चल रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? एडजस्टमेंट ईयर। और उसके पहले का साल को हम क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। तो हमारा प्रीवियस ईयर बाय डिफॉल्ट कौन सा रहेगा? 2019-20। तो हमारा प्रीवियस ईयर आएगा, बराबर है। 2019-20 का कैलकुलेशन कर लेते हैं। 19-20 प्रीवियस ईयर का। चलो 2019-20 में देखो चालू कब से होता है ये साल? 1 अप्रैल से चालू होता है और 1 अप्रैल 19 को चालू होता है। कब तक चलता है? 31 मार्च 20 तक चलता है ये साल, बराबर है। ये 12 महीने ये साल चलेगा। अब वो इंडिया में कब रहा? बराबर 31 मार्च 19 तक की गिनती तो हमने यहाँ कर ली है। अब यहाँ स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल 19 से। तो अप्रैल पूरा महीना था, मई में था, जून में था। कब तक रहता है? 30/9/2019 को वो इंडिया छोड़ देता है। इंडिया से वापस कब चला जाता है? 30/9/2019 को इंडिया छोड़ के चला जाता है, बराबर है। तो 30/9/2019 तक हमें गिनती करना पड़ेगा, बराबर। तो पहले सबसे पहले अप्रैल महीना आएगा, अप्रैल 19, बराबर। 1 अप्रैल 19 से कितने दिन आएंगे अप्रैल के? फिर से गिनो। जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल कितने आएंगे? 30। चलो अप्रैल 30। उसके बाद मई, मई के कितने आएंगे? अप्रैल के बाद 31, अप्रैल के बाद 31। चलो मई के बाद जून, जून फिर से कितने आएंगे? 30। जून 19 में कितने दिन रहा? 30।
चलो जून के बाद कौन सा आएगा, जुलाई, जुलाई, जुलाई 19, कितने दिन आएंगे, 31, बराबर। कब तक जाना है, याद रखना 30 सितंबर, उसके आगे नहीं निकलना है, 30 सितंबर के बाद वो इंडिया में रहता ही नहीं है। उसके बाद आएगा अगस्त, अगस्त 19, अगस्त में कितने आएंगे, देखो यहाँ जुलाई था, जुलाई 31 था, फिर से यहाँ स्टार्ट करेंगे, अगस्त में भी वो कितने दिन आएगा इंडिया में, 31 दिन आएगा, इंडिया में रहेगा, बराबर है। चलो फिर सितंबर, सितंबर 19, सितंबर 19 में देखो 30 सितंबर वो इंडिया छोड़ता है, कब छोड़ता है, 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर मतलब सितंबर में कितने दिन होते हैं, अगस्त में 31, बाद में सितंबर आया, कितने दिन होंगे, 30 दिन, तो वो 30 के 30 दिन पूरे इंडिया में रहता है सितंबर को, बराबर। बाद में इंडिया छोड़ देता है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में कुछ यहाँ होगा नहीं, बराबर, बाद में वो इंडिया में होगा नहीं, तो सितंबर तक की गिनती आती है, बराबर है। तो ये हमारे प्रीवियस ईयर के दिन गिन लेते हैं, कितने दिन वो इंडिया में रह पाता है, 183 डेज, बराबर। कौन से साल में, 19-20 में वो कब रह, कितने दिन रहता है, 183 दिन इंडिया में रहता है, मतलब इसका जो अभी दिया था, कब आता है कब जाता है, कब आता है कब जाता है, उसका सभी साल का कैलकुलेशन हमने डेज का कर लिया, अगर यहाँ बराबर है, सभी साल का हमने क्या कर लिया, कैलकुलेशन कर लिया। अभी सभी कैलकुलेशन पे लिख लेते हैं समझने के लिए, बराबर है। पहला साल कौन सा, 16-17, 16-17 में कितने दिन रहा, 163, 17-18, 17-18 में कितने दिन है, 365, 18-19, 18-19 में कितने हैं, 365, और ये हमारा प्रीवियस ईयर 19-20 कितना है, 19-20 में वो कितने दिन रहा है, 183, ये हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर, ये हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर 19-20, बराबर है। 183 दिन वो इंडिया में रहा है। अब हमारा एग्जाम्पल स्टार्ट हो गया, ओरिजिनल एग्जाम्पल अब स्टार्ट हो गए, तो जो आया गया दिया था उसके हमने सिर्फ डेज कैलकुलेट किए हैं। अब हमारा एग्जाम्पल स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं एग्जाम्पल में, वो रेसिडेंट इन इंडिया है कि नॉन रेसिडेंट वो चेक करते हैं, तो उसकी शर्तें क्या है, शर्तें याद करो। पहली शर्त क्या है रेसिडेंट के लिए, इंडिया में प्रीवियस ईयर में वो 182 दिन इंडिया में होना चाहिए, बराबर है। चलो उसकी शर्तें यहाँ चेक करते हैं। चलो पहली शर्त 182 दिन होना चाहिए प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब कौन सा, 19-20, बराबर है। चलो तो 19-20 में कितने दिन होना चाहिए, 182, ये रहा 19-20, उसमें कितने दिन है, 183 दिन है, वो 183 डेज, 183 डेज, 182 होना चाहिए उसकी जगह, वो 183 डेज है, तो आंसर क्या आया, यस, आंसर क्या आया, यस, कि वो इंडिया का रेसिडेंट है, बराबर है। कैसे पता चला, दो में से कोई एक शर्त एप्लीकेबल हो जाए, दो में से कोई एक शर्त का आंसर यस आए तो उसको हम रेसिडेंट मान लेते हैं, पहला ही यस आ गया तो वो रेसिडेंट हो गया। फिर भी चलो दूसरी टेस्ट करते हैं, कंडीशन 60 डेज स्टे इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर, बराबर, प्रीवियस ईयर में 60 डेज होना चाहिए, यहाँ पर कितने हैं 183, तो पहली शर्त 2A 183 आ गया। अभी अभी शर्त हुई, दूसरी शर्त क्या है उसमें पार्ट 2, और प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल, उसमें 365 दिन होना चाहिए, पीसीवाई मैंने कल दिखाया था नेक्स्ट लास्ट वीडियो में, पीसीवाई मतलब प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल, मान लो ये प्रीवियस ईयर है तो उसके पहले के 4 साल 1 2 3 और 4 तीन ही साल का डेटा दिया है, तो ये सब क्या बने, पीसीवाई प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर, तो पहले के 4 साल का टोटल 365 होना चाहिए, तो ये प्रीवियस ईयर नहीं लेना है, उसके पहले के 4 साल 1 2 3, इसका टोटल 365 से ऊपर जाना चाहिए। अब इसका टोटल कितना होता है, इसका टोटल 5 5 10 3 13 893 डेज, बराबर है। 19-20 में तो वो रहा ही है 183 डेज, बराबर। तो चलो जो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर थे 1 2 3 का डेटा दिया है, तो 3 साल का, 3 साल में वो कितने दिन रहा है 893, तो यहाँ दूसरा आंसर क्या आएगा 893 डेज होने चाहिए, कितने 365, तो ये आंसर भी क्या आया यस, तो दोनों आंसर यस आए, बराबर है। तो ये दूसरी कंडीशन भी यस हो गई। इस कंडीशन में याद रखना इन दोनों का आंसर यस आता है तो ये यस बनता है,
दो में से कोई एक नो हो गया तो कैंसिल हो गई, रिजेक्ट हो गई, नो हो गया, बराबर है। तो दोनों का यस आंसर आया, तो अब वो क्या बना, रेसिडेंट बन गया। अब कल मैंने कहा था कि पहले वो नॉन रेसिडेंट है तो कोई चिंता नहीं, जाने दो। अगर रेसिडेंट है तो आगे हमें क्या करना पड़ेगा, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट, साधारण नागरिक भारत का हमारे जैसा है कि नहीं वो चेक करो। पहले तो वो फॉरेन सिटीजन था, हमें शक था कि इंडिया का रेसिडेंट बनेगा कि नॉन रेसिडेंट बनेगा। अब रेसिडेंट बन गया है तो और आगे चेक करो कि वो हमारे जैसा साधारण नागरिक रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, वो हमें चेक करना है। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के रूल्स भी मैंने समझाए हैं, उसका एग्जांपल भी किया है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट के रूल क्या है, दो रूल है, दोनों एक साथ यस होना चाहिए तो ही वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। पहला रूल क्या है, रेसिडेंट फॉर 2 इयर्स आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर, मतलब हमें प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल लेने हैं और उसमें से 2 साल वो क्या बनना चाहिए, रेसिडेंट बनना चाहिए। इंडिया का क्या बनना चाहिए, 10 साल का डेटा देखना पड़ेगा, 10 साल के लिए ये तीनों कंडीशन देखनी पड़ेगी और उसमें से कोई 2 साल वो क्या बनना चाहिए, रेसिडेंट। एक ये करने के बाद ये दूसरी कंडीशन देखेंगे, पहले तो ये कंडीशन देख लेते हैं, बराबर है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट का कैलकुलेशन यहां पर कर लेता हूं, बराबर। ऑर्डिनरी रेसिडेंट का, ऑर्डिनरी रेसिडेंट कैलकुलेशन कंडीशन वन जो है उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, बराबर है। ईयर बराबर डेज, कंडीशन कौन सी आएगी रेसिडेंट के लिए, 3 कंडीशन, 1 2 3, बराबर। चलो पहली कंडीशन क्या आएगी, 182 डेज, दूसरी कंडीशन क्या आएगी, 60 डेज, और 2B कंडीशन क्या आएगी, 365 डेज, बराबर, और प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, बराबर। चलो अब हम कंडीशन टेस्ट करते हैं। पहला साल कौन सा लेंगे, प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर, बराबर। 4 साल लेने हैं तो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है, हमें क्लियरली पता होना चाहिए प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2019-20। उसके पहले के 10 साल लेने हैं तो 2019-20 तो हमारा प्रीवियस ईयर है ही, इसके पहले के 10 साल, तो पहला साल कौन सा लेंगे, 18-19। चलो 18-19 से स्टार्ट करते हैं, 2018-19। उसमें कितने दिन वो इंडिया में स्टे था, 18-19 का यहाँ लिखा ही है, 365 दिन स्टे था। 365 दिन का स्टे था, होना चाहिए कितना, ये एक 182 दिन होना चाहिए, तो हाँ 365 दिन था, तो ये आंसर क्या आ गया, यस। अब जब ये आंसर यस आ गया तो इसको अभी टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा क्या माना जाएगा, वो रेसिडेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सीधा रेसिडेंट, सीधा इस साल में वो क्या माना जाएगा, रेसिडेंट। आंसर क्या आ गया, रेसिडेंट, बराबर, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो पहले साल में वो क्या बन गया, रेसिडेंट। चलो अब 2 साल होना चाहिए, 10 में से कितने साल रेसिडेंट बनना चाहिए, 2 साल के लिए वो रेसिडेंट बनना चाहिए। चलो आगे एक साल देखते हैं, इस साल का कैलकुलेशन हो गया, दूसरे साल का लेते हैं, 2017-18 का। 17-18 में वो कितने दिन इंडिया में रहा, 365। चलो होने चाहिए कितने, 182 या उससे ज्यादा, तो यहाँ 365 है, आंसर यस आ गया। ये दोनों कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये अगर रिजेक्ट होती है तो ही ये 2 कंडीशन चेक करनी पड़ती है, ये अगर एक्सेप्ट हो गई तो इन दोनों को चेक करने की जरूरत है नहीं। तो ऑटोमेटिकली इसमें भी वो क्या बन गया, रेसिडेंट। तो हमारा काम यही खत्म हो गया, 10 साल में से 2 साल के लिए रेसिडेंट बनना चाहिए, 10 साल में से 2 साल के लिए वो क्या बन गया, रेसिडेंट बन गया। अगर नहीं बनता तो ऐसे 10 साल डिटेल में हम जाते, कितना, 10 साल ऐसे हमें डिटेल में जाना पड़ता। क्लियर, एग्जांपल ये जब करते हो तो ऐसे याद रखो, ऐसे एक टेबल बना लो और उसमें डिटेल में जाओ तो आपको वो पहली कंडीशन क्लियर होगी, सिर्फ पहली कंडीशन के लिए इतना टेबल बनाना पड़ता है। चलो एक साल और है डेटा हमारे पास, तो एक साल और 16-17 का कर लेते हैं चेक, 2016-17 का कितने दिन इंडिया में रहा, 163, होने चाहिए कितने, 182, तो 163 है तो कैंसिल हो गया, 82 नहीं है, 182 नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। जब ये कंडीशन रिजेक्ट होती है तो ये दोनों प्लस होना चाहिए। चलो ये दोनों करते हैं, ये दोनों में क्या है, प्रीवियस ईयर में 60 डेज, प्रीवियस ईयर में 60 डेज तो 163 डेज तो है ही वो, तो ये आंसर यस आ गया, ये आंसर यस आया। पर अब ये भी यस आना चाहिए, ये क्या कह रहा है कि जो साल आपने लिया है, जो साल आपने लिया है उसके पहले के 4 साल का केवल 365 दिन होना चाहिए, 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, 4 PPY, 4 PPY,
बराबर। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर है, इस साल का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। उसके पहले के 4 साल में वो 365 दिन होना चाहिए। तो उसके पहले तो इंडिया में कभी आया ही नहीं है, फर्स्ट टाइम इंडिया में आया है 2016 में। तो उसके पहले के सभी सालों का डेटा रिकॉर्ड क्या होगा, 0 डेज होगा। बराबर, 4 साल का 365 दिन होना चाहिए, पर वो तो फर्स्ट टाइम 2016 में इंडिया में आया था, अप्रैल में। तो उसके पहले के 4 साल का डेटा क्या है, 0। तो ये क्या हो गया, रिजेक्ट। ये हाँ हुआ, एक ना हुआ, तो क्या हो जाएगा, ना ही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ना। तो ये पहली कंडीशन भी नो, दूसरी कंडीशन भी नो, दोनों नो होगा। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, नॉन रेसिडेंट। इस साल के लिए वो क्या बनता है, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनता है, रेसिडेंट नहीं बनता है। इन दोनों सालों में वो क्या बन जाता है, रेसिडेंट। पर हमारी मेन कंडीशन क्या है, 10 साल में से 2 साल भी वो रेसिडेंट बनना चाहिए। तो 10 में से 2 तो बन गया, तो 2 में बन गया, तो ये आंसर क्या आया, यस। बराबर, यस। 10 में से 2 साल वो रेसिडेंट है। चलो, ये तो पहली कंडीशन देखी। पर यहाँ एंड है, क्या है, एंड। यहाँ और था, यहाँ एंड है। एंड मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तो उसको हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे। ये कंडीशन क्या कहती है, इंडिया में वो 730 दिन होना चाहिए। कितने सालों में, 7 प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल ले लो, ये हमारा प्रीवियस ईयर है 19-20। उसके पहले के कितने से साल लेने हैं, 7 साल। 1 2 3, 3 साल का ही डेटा है, तो 3 का दिया है तो 3 ले लो। 3 साल का डेटा कितना आता है, ये टोटल हमने किया ही है। 1 2 3 साल का कितने दिन है, 893 डेज। यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया ही था। तो वो पिछले 7 सालों में इंडिया में कितने दिन रहता है, 893 डेज। 893 दिन रहता है, 730 से ज्यादा दिन है। तो ये आंसर भी क्या आया, यस। अब दोनों कंडीशन का यस जवाब आया, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट कह सकते हैं। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, नीचे आंसर लिखना पड़ता है। आंसर नहीं लिखोगे तो मार्क नहीं मिलेगा, बराबर। एग्जाम्पल कैंसिल हो जाएगा मार्क। आंसर क्या लिखेंगे कि मिस्टर सत्य इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। वो रेसिडेंट भी है हमारे प्रीवियस ईयर में 19-20 में, और वो क्या है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी है। यही आंसर हमें लिखना है कि मिस्टर सत्य इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। बराबर है। तो ये आंसर हमें लिखना है, ये आंसर के मार्क्स है। आप क्या कहना चाहते हो इस आंसर से पता चलेगा कि वो रेसिडेंट भी है, नॉन रेसिडेंट भी है। ऐसे जब भी दिया हो इंडिया में कब आया गया, तो पहले हर साल के डेज निकालो, कितने दिन इंडिया में रहा। बराबर है, डेज कैलकुलेशन ऐसे करो, 30 31 30 31। लीप ईयर के सिर्फ फरवरी में 28 की जगह 29 ले लो। बराबर है। दूसरा डेज सारे मिल गए, डेज सारे लिख लो, किस साल में कितने दिन रहा हो। उसके बाद रेसिडेंट की कंडीशन चेक करो, वो हो जाने के बाद ऑर्डिनरी रेसिडेंट की चेक करो। ऑर्डिनरी रेसिडेंट में आपको ये कंडीशन चेक करना है, 10 साल में से 2 साल रेसिडेंट, मतलब 10 साल का ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए ऐसा टेबल बना दो, फटाफट आंसर मिल जाएगा। ये 3 साल का किया हुआ है, ऐसे आप 7 साल 10 साल का भी कर सकते हो। और एग्जाम में याद रखना, जैसे ही पहले आपको 2 आंसर यस मिल जाए, रेसिडेंट रेसिडेंट, तो फिर नीचे कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं। पहला ही 2 आंसर आपका यस आ गया, तो आगे और सालों में जाने की जरूरत ही नहीं है, वहीं आपका आंसर यस हो गया, तो सीधा यहाँ यस लिख दो, यहाँ पे रेसिडेंट है 10 साल में से 2 साल। बराबर है। तो इस तरीके से रेसिडेंट और रेसिडेंशियल स्टेटस के एग्जाम्पल गिने जाते हैं। थैंक यू।